अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज डीएनए क्लोनिंग। अब हमारे जो भी बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स आएंगे उन सब टॉपिक्स को वन टॉपिक को वन लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से उस पूरे प्रोसीजर की समझ आ जाए। और प्रोसीजर्स जो हैं ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। स्टेप्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं, जैसे कटिंग है या स्प्लाइसिंग है जेनेटिक मटेरियल की, फिर उसको ज्वाइन करना है, फिर उसको इंसर्ट करना है वेक्टर्स वगैरह में। तो तकरीबन एक दूसरे के साथ सब रिएक्शंस जो हैं वो, ये सब प्रोसीजर्स जो हैं वो मिलते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है क्योंकि उनके नेम और जिस चीज़ को हम क्लोन कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, या फिर जिस चीज़ पे जिस टाइप से वो प्रोसीजर काम कर रहा है उस वजह से उनके नेम्स भी डिफर कर जाते हैं और उनका जो प्रोसीजर है थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया भी मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये टॉपिक जो है आपका बॉटनी पेपर सी में से हमने बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है जेनेटिक्स में से। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे फ्रेंड्स एंड फैलोज की भी हेल्प कर सकें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूला करें और वहाँ पे भी डीएम करके किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए या कोई जो है वो आप पूछ सकते हैं। जो भी आप किसी भी चीज़ की क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और एक और बात बच्चे, मैं पीडीएफ आपको सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ 2-3 दिनों से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ाइल का साइज़ बड़ा है। अगर आप लोगों के पास, किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन है फ़ाइल का साइज़ ट्रिम करने का या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़, तो वो मुझे आप बता दें ताकि मैं उसके मुताबिक आपको फ़ाइल किसी तरह पीडीएफ सेंड कर दूँ। फ़ाइल का साइज़ बड़ा है, इस वजह से वो सेंड नहीं हो पा रही। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई जो है वो मिल जाए, हम ट्रिक मिल जाए जिसके ज़रिए मैं आपको फाइल सेंड करूँ। तो हमारे पास जो डीएनए क्लोनिंग है इसका मतलब ये है कि हमने डीएनए की कॉपीज बनानी है। ठीक है, सबसे पहले तो यही मतलब बनेगा ना डीएनए क्लोनिंग का कि क्या होता है, हमने कॉपीज बनानी होती है डीएनए के सेगमेंट्स की या उसके फ्रेगमेंट्स की। सोर्सेज ऑफ द जीन और जीन क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग के लिए जो हमें जीन चाहिए वो हम कहाँ से ले सकते हैं, उसके क्या सोर्सेज हैं। बेसिकली देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ द जीन्स फॉर द क्लोनिंग। क्लोनिंग करने के लिए जो हमारे पास सोर्सेज बनते हैं वो टू सोर्सेज हैं जहाँ से हम डीएनए या फिर जीन जिसको हमने क्लोन करना है वो हम ले सकते हैं। नंबर वन इज द डीएनए आइसोलेटेड, यानी पहली चीज़ ऐसा डीएनए जिसको हमने खुद आइसोलेट किया या अलग किया डायरेक्टली फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम जीनोमिक लाइब्रेरी का नाम भी देते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है कि हमने जो भी जीन लेना है या डीएनए लेना है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट उसके डीएनए से ही उसको आइसोलेट कर लेते हैं या उसके क्रोमोसोम में से उसको अलग कर लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए, जिसको सी डीएनए कहते हैं, मेड इन द लेबोरेटरीज फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट्स। या फिर हम ये काम कर सकते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर मैसेंजर आरएनए को लेके उसको टेम्पलेट्स को यूज करते हुए हम लेबोरेटरी में कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए बनाएं, यानी खुद उसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकें। क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं, लेबोरेटरीज में ये काम हो सकता है, तो इस वजह से फिर हम कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए को बना सकते हैं लेबोरेटरी में और फिर उसकी कॉपीज अपनी मर्जी से जिस तरह से भी हमें चाहिए हम उसकी कॉपीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जहां से हम बेसिक डीएनए को या बेसिक जीन को, जो जीन जिसकी हमने कॉपीज बनानी है, जिस फ्रेगमेंट की या जिस डीएनए की कॉपीज बनानी है वो ले सकते हैं, या तो किसी भी डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म से निकाल लेंगे या फिर उसको लेबोरेटरी में तैयार करेंगे। अब नंबर वन जो हमारे पास है जीनोमिक लाइब्रेरीज या ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट निकालने का प्रोसेस, या उसको कैसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं और किस तरह से ये बनता है। Genomic library is collection of a large number of the bacterial or the plasmid genes या plasmid clones। यानी genomic library एक्चुअल में होता है कि हम बैक्टीरिया की या फिर प्लाज्मिड की क्लोन्स बनाते हैं। जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स होते हैं या बैक्टीरियल या फेज का जो डीएनए है या उसका जीनोमिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसकी क्लोन्स या कॉपीज बनाते हैं। ईच कंटेनिंग द कॉपीज ऑफ द डीएनए सेगमेंट, और उस सेगमेंट की कॉपीज होती हैं उन दोनों के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर, फ्रॉम अ फॉरेन जीनोम। यानी जो एक फॉरेन जीनोम हमें चाहिए था जिसकी हमने कॉपी बनानी है या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी डिफरेंट कॉपीज या क्लोन्स हमने तैयार किए होते हैं, उसी को हम कहते हैं कि ये कलेक्शन है, जीनोमिक लाइब्रेरी है। ठीक है, इन एक कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी, एक जो कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी जिसको हम नाम देते हैं, उसमें एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, द फॉरेन डीएनए सेगमेंट, यानी उसके अंदर होता है एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट। वो वाला सेगमेंट होता है जो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। इज रिप्रेजेंटेड और कवर्ड द एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को उसने कवर किया होता है, उसके साथ वो अटैच होता है। और यही जो एंटायर ऑर्गेनिज्म का डीएनए या जीनोम है फ्रॉम द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द जीन ऑफ द इंटरेस्ट, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, एंड द प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया, और इसके साथ वो प्लाज्मिड जो हम बैक्टीरिया से ले रहे हैं, दे आर आइसोलेटेड, उसको आइसोलेट किया जाता है, अलग कर देता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड, रिकॉम्बिनेंट यानी
फॉलिकल बनाए जाते हैं, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मैं उसका लिंक आई बटन में और उस साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप उस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से सुन सकते हैं और उसको देखने कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल, उसके बाद हम उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बैक्टीरियल सेल में। पूरा डिटेल में टॉपिक ये अवेलेबल है। विच आर देन ग्रोन इन लेबोरेटरी, और फिर उसको लेबोरेटरी कल्चर्स में ग्रो करवाया जाता है ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज को बनाया जा सके। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है एंड फॉर्म द सेल क्लोन्स, और वो अपने सेल्स के क्लोन्स बना देता है या कॉपीज बना देता है, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल भी तकरीबन 20 मिनट का होता है बैक्टीरिया का, 15 से 20 मिनट का। तो वो फिर उसने ही अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज बना देता है। एंड द जीन्स आर कैरिड बाय द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, और वो जीन्स जो इन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स के अंदर, क्योंकि इन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स के अंदर वही जीन है जो हमें चाहिए, दे आर आल्सो क्लोन, उनको भी आसानी साथ ही क्लोन कर लिया जाए, क्योंकि उनकी भी कॉपीज बनेगी। जैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, साथ ही उस जीन की भी कॉपीज बनती जाएंगी और वो ट्रांसफर होता जाएगा। बैक्टीरियल कॉलोनीज, और ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है दैट कैरी द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जिसके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग के प्रोसेस से उन बैक्टीरिया को हम अलग कर लेते हैं या उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड द रिजल्टिंग, और उसके अलावा जो ये रिजल्टिंग सेट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द प्लाज्मिड्स कोलोन्स ईच कैरिंग द copies of a particular gene या particular segment from the foreign genome is referred to as a genomic library। ये पूरा genomic library की definition है कि जो हमारे पास रिजल्ट में सेट्स आता है थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मिड्स का, उन प्लाज्मिड्स के अंदर वही वाला जेनेटिक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसकी वो कॉपी हमें चाहिए होती है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की, फ्रॉम द फॉरेन जीन इज रेफर टू एज जीनोमिक लाइब्रेरी। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, दिस इज द जीनोमिक लाइब्रेरी। यानी हमारे पास प्लाज्मिड या बैक्टीरियल सेगमेंट्स की जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम या उनके जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज होती हैं, और उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी साथ ही अटैच होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसकी जो हमने यानी इसका जो दूसरा प्रोसेस है कि यानी स्क्रीनिंग हमने करनी होती है कि आइडेंटिफिकेशन करनी है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की या कॉलोनीज की, क्योंकि अब हम बना चुके हैं उसकी कॉलोनीज, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या कर सकेंगे, इवन दो ऑल द बैक्टीरिया आर अ पॉपुलेशन है मे बी एक्सपोज टू द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। आपको पता है कि तकरीबन सब के सब जो बैक्टीरिया है उन सबके अंदर जो है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन नो ऑल ऑफ देम विल बी ट्रांसफॉर्म, लेकिन आपको ये भी पता है कि अब ये जरूरी भी नहीं है कि सब के सब जो उसमें है वो सब के सब ही हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें या उसको यूज कर सकें। तो इट इज एसेंशियल टू देयरफॉर टू बी एबल टू आइडेंटिफाई, कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें दी बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को डेट कंटेन्स द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और द डीएनए, यानी जिसके अंदर वो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है उसको हम अलग कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। इस प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग का नाम देते हैं क्योंकि हमने उसमें आइडेंटिफाई करने हैं अपनी पसंद के या अपने रिक्वायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले प्लाज्मिड। एंड द यूजुअल मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द स्क्रीनिंग इज, क्या करते हैं जब हमने स्क्रीनिंग करनी होती है, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर्स। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर्स को यूज करते हैं दैट कंटेन द ईदर जीन और AMPR और वेक्टर्स। अब वो ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड वेक्टर प्लाज्मिड्स होते हैं जिसमें ये दो चीजें होंगी, या फिर AMPR होगा या फिर वेक्टर्स दैट कैरी द जीन और लेग सी, या फिर उसके अंदर लेग जी होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी उस जो हमारे पास वो प्लाज्मिड था रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर, उसमें इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। बैक्टीरिया कैरिंग द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब इस तरह के अगर उसके अंदर ये होगा, these plasmid containing the gene AMPR will this be able to grow in the presence of the एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो हम फंजाई से लेते हैं, उसकी प्रेजेंट में ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट जीन या प्लाज्मिड प्रेजेंट है। Hence the transport bacteria will survive and the result एंड रेस्ट जो बाकी अदर्स हैं, अदर्स विल बी डाई, जो बाकी हैं वो उसमें मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और जो नहीं ग्रो कर रहे हैं उसमें वो नहीं था। तो इस तरह पे जो हमारे रिक्वायर्ड जीन वाले बैक्टीरिया थे या प्लाज्मिड थे वो ग्रो कर जाएंगे और हम उसको आसानी से अलग कर लेंगे। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो स्क्रीनिंग का होता है। दूसरा सोर्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए को बनाना है जो हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में बनाते हैं। ए यूकैरियोटिक जीन ऑफन कंटेन्स ए लॉन्ग नॉन कोडिंग जीन रीजन्स। हमें पता है कि जो एक यूकैरियोटिक जीनोम होता है या जीन होता है उसके अंदर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं और उसको हम नाम देते हैं इंट्रॉन्स का, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आगे जो है वो ट्रांसलेट नहीं होते और वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। सो द बैक्टीरियल सेल्स आर अनएबल टू
अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, क्योंकि ये वाले जो जीन्स वगैरह हैं वो बैक्टीरियल सेल्स इनको कोड नहीं कर पाते और इनका रिजल्ट नहीं बना सकते, कॉजेज द प्रॉब्लम्स। और इसमें प्रॉब्लम्स होती है क्लोनिंग द डीएनए एग्जैक्टली फ्रॉम द यूकेरियोटिक जीनोम से हम उसकी जो है वो कॉपीज नहीं बना सकते बिकॉज उसमें इंट्रॉन्स आ जाते हैं। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट मेक एन आर्टिफिशियल जीन दैट लेक्स द इंट्रॉन, यानी ऐसा जीन वो बनाते हैं लेबॉर्ट्री में जिसके अंदर कोई भी तरह के इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स कैरिंग द अकॉर्डिंग सीक्वेंसेस, यानी वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें जो है वो सीक्वेंसेस होंगे, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जिसके अंदर सबके सब कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे एंड नो इंट्रॉन, और किसी भी तरह का कोई भी उसके अंदर जो है वो इंट्रॉन नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और द सी डीएनए, यानी ऐसा डीएनए जिसके अंदर किसी भी तरह का नॉन कोडिंग रीजन या फिर इंट्रॉन नहीं होगा, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और द cDNA। एंड द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज यूजुअली इज स्मॉलर, और जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है दिस इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल, ये स्मॉलर होता है देन द ओरिजिनल डीएनए बिकॉज उसके अंदर इंट्रॉन वाले रीजन्स नहीं होंगे, उनको वहाँ से अलग कर दिया जाएगा एंड इज इजीली टू क्लोन, और उसको आसानी से हम क्लोन भी कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैन बी मेड इन द लेबॉर्ट्री, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं यूजिंग द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए को टेम्पलेट के तौर पे यूज़ करते हैं, और जिस तरह से सिंपल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है उस तरह से इसको करेंगे, बट बिकॉज हम बना रहे हैं मैसेंजर आरएनए टू डीएनए, so this is the transcript reverse transcription, that's why the enzyme reverse transcriptase is used, ठीक है। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंट्रॉन कंटेनिंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स इन दी टेम्पलेट रीजन में जो भी इंट्रॉन थे न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल यील्ड्स ए प्री आरएनए मॉलिक्यूल्स, और जो भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जब होगी इंट्रॉन वाले रीजन की इंट्रॉन कंटेनिंग डीएनए मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास प्री आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, और वो जो प्री आरएनए मॉलिक्यूल है उसको फिर स्प्लाइसोसोम्स यूज करते हुए और कॉम्प्लेक्स असेंबली दैट इंटरेक्ट्स with the introns, यानी वो ends of the messenger RNA intron that splicing the RNA, RNA को वो तोड़ता है, अलग करता है, releases the intron को वो अलग कर देगा and joining the two adjacent exons, और जो दो adjacent exons है उनको आपस में जोड़ देगा। तो जो हमारे पास प्री आरएनए का मॉलिक्यूल था उस प्री आरएनए को मॉलिक्यूल को हम स्प्लाइसोसोम्स के साथ यानी उसको इंटरेक्ट करवाएंगे, और स्प्लाइसोसोम्स उसमें से इंट्रॉन वाले रीजन्स को अलग कर देगा और जो एक्सॉन्स वाले रीजन्स है उनको आपस में जोड़ देगा, एंड दैट आर यूज टू रिमूव द आरएनए इंट्रॉन, वो सारे आरएनए में से इंट्रॉन्स को निकाल देगा एंड सप्लाइज एक्सॉन आरएनए टुगेदर, और जो एक्सॉन आरएनए उसको आपस में जोड़ देगा टू प्रोड्यूस द मैसेंजर आरएनए, ताकि मैसेंजर आरएनए बन सके। एंड द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, और ये जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है इट इज आइसोलेटेड एंड यूज्ड एज ए टेम्पलेट, इस मैसेंजर आरएनए को हम टेम्पलेट के तौर पे यूज करेंगे टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर सी डीएनए से ट्रांड, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा इट विल बी द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि अब हम मैसेंजर आरएनए से ही आगे जो है वो आरडीएनए बना रहे हैं, उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एंजाइम भी जो यूज़ होगा इट विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस से ये होगा एंड इट इज़ यूज टू कैटेलाइज द रिएक्शन या सिंथेसिस, वो इस रिएक्शन और सिंथेसिस को है वो कैटेलाइज कर देगा, यानी इसको प्रोसेस को थोड़ा तेज कर देगा, एंड द आरएनए इज नाउ डिग्रेडेड, और वो जो आरएनए बना था वो अब कंप्लीटली तौर पे डिग्रेड हो जाएगा यानी टूट जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना था वो बन गया, एंड द रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनेगा, वो कैसे बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास बन चुका था एंड द आरएनए इज नाउ डिग्रेडेड एंड सेकंड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज की मदद से जो है वो सेकंड स्ट्रैंड डीएनए का बनेगा, एंड द एंड द सेकंड स्ट्रैंड टेम्पलेट फर्स्ट स्ट्रैंड को वो टेम्पलेट के तौर पे यूज करेगा और सेकंड स्ट्रैंड उससे बन जाएगा, एंड द रिजल्टेड जो हमारे पास आएगा फॉर्मेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड द डीएनए कैन बी ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेटेड बाय द बैक्टीरियल सेल, और ये जो बैक्टीरियल सेल्स है उसको ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसक्राइब वो है आसानी से ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट कर देगा ताकि वो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन सके। तो इस प्रोसेस से जो है वो हम ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बना सकते हैं लेबॉर्ट्री में, यानी उसके एंजाइम्स वगैरह डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करते हुए आसानी से बन जाएगा। लास्ट फिर हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड प्रॉब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लोन्ड जीन। अब हमने जो जीन क्लोन किया था उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है या उसको अलग करना है। जीन ऑफ द इंटरेस्ट इन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज अ लाइब्रेरी और फ्रॉम द मिलियंस ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट। अब यानी जिस भी प्रोसेस से हमने उसकी क्लोनिंग की है, चाहे हमने जीनोमिक लाइब्रेरी से किया, चाहे हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया है इन द फ्रैगमेंट इन ए जीनोमिक लाइब्रेरी कैन बी डिटेक्टेड, इसको अलग किया जाएगा बाय द प्रेजेंस ऑफ द डिटेक्शन, यानी डिटेक्शन करते हुए, यानी जो भी उसके अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे जो डिटेक्शन का प्रोसेस करेंगे ऑन द प्रोटीन कैन बी बेस्ड ऑन दी
ईदर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर और द फंक्शन, इट्स एक्टिविटी और द स्ट्रक्चर। यानी हम ऐसे करते हैं कि जो जीन ने प्रोडक्ट बनाया ना प्रोटीन, उस प्रोटीन की बेस पे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं या अलग कर लेते हैं कि कौन सा जीन प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि किस जीन ने कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो उसकी एक्टिविटी और स्ट्रक्चर की बेस पे हम अलग अलग कर सकते हैं कि इस जीन ने या इस डीएनए के फ्रेगमेंट ने ये वाला प्रोटीन बनाया और वो उसने उसको ट्रांसलेट किया है। हाउ एवर मोस्ट ऑफन द जीन इट सेल्फ इज डिटेक्टेड इंस्टेड ऑफ द जीन प्रोडक्ट। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ज़्यादातर हम जो है वो जीन प्रोडक्ट की बजाय यानी प्रोटीन वगैरह की जगह पे जीन को ही इट सेल्फ डिटेक्ट कर लेते हैं, जीन को खुद ब खुद, यानी उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं, हम जीन प्रोडक्ट वाली साइड पे जाते ही नहीं है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड प्रॉब यूज़ किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड प्रॉब एक्चुअल में क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं, यानी डीएनए के 2-4 सीक्वेंस इज यूज टू डिटेक्ट द जीन। उसको यूज़ किया जाएगा कि ताकि वो जीन को डिटेक्ट कर सकें। एंड द मैथड डिपेंड्स बेस्ड पेयरिंग ऑफ द base pairing between the gene carried by the bacterial plasmid and a synthetic short end on the DNA complementary to that of the gene called the probe। यानी अब ये जो पूरा उसमें प्रोसेस है कैसे उसको, यानी न्यूक्लिक एसिड का हमने एक सीक्वेंस लिया छोटे से, यानी कह लो 6 हैं या 10 हैं या 11-12 न्यूक्लिक एसिड लिए, उन सबका एक सीक्वेंस था, उसको हमने मिला दिया, कॉम्प्लीमेंटरी चेक किया कि वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा, ठीक है। तो उसको करते हुए फिर हम अगर वो कॉम्प्लीमेंटरी हुआ तो हमने उसको जीन को अलग कर लिया और उसी को हमने जो है वो प्रॉप का नाम दिया, जो न्यूक्लिक एसिड प्रॉप था उसने उसके अंदर साथ बेस पेयरिंग की और उससे हम उसको आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, और इसी प्रोसेस को जो है वो हम न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी देते हैं। एंड द प्रॉप कैन बी ट्रेस्ड बाय द लेबलिंग इट विद द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और द फ्लोरेसेंट टैग्स। और ये जो प्रॉप था उस प्रॉप को भी हम उसके रास्ते को भी ट्रेस कर सकते हैं। किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं, बाय लेबलिंग इट विद द रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ उसको लेबल कर लें और फ्लोरेसेंट टैग यानी जो लाइट वगैरह के साथ उसको करके हम देख सकते हैं। इस तरह हम उसके पाथवे को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सो इट वाज टुडेज लेक्चर। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, पसंद आया होगा। तो मुझे दुआ में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।